नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। ये है दी lallantop.com का न्यूज़ रूम। ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि आपने तमाम ज़िंदगी जिन लोगों को देखा है, जिनके डायलॉग्स को रटा है, हॉस्टल के नीचे, कैंटीन में, ऑफिस में, वो लोग, वो आदमी आपके सामने आ जाए और आपके पास वाकई, जबकि आपका पेशा है सवाल पूछना, आपको सूझे नहीं कि पूछें क्या। आज हमारे साथ एक बहुत ही लल्लन टॉप आदमी है, जिनकी वजह से अभी बहुत सारे लोगों को मिचकरियन खांसी आने लगी है, बहुत सारे लोगों का हाजमा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इरफान ने वो बात कह दी है जिस पर हम लोग यकीन करते हैं। इरफान ने लोगों की आंखों में आंखें डालकर एक कथित पॉलिटिकल बयान दिया। इरफान ने ये कह दिया कि आप लोग कुर्बानी के नाम पर बाजार से कुछ पैसे खर्च करके एक बकरा खरीद लाते हैं, उसको मार देते हैं, इससे कौन सा अल्लाह खुश होगा, कितना खुश होगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस देश में हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर बहस की जाए, उन पर खुलकर बात की जाए, और जो हम लोग अपने अपने दड़बों में कैद हो गए हैं उससे बाहर निकला जाए। इरफान हमारे साथ हैं और इरफान से पहला सवाल हम अपने पहले इश्क के बारे में पूछेंगे। एक बहुत ही शानदार फिल्म, तिग्मांशु धूलिया की डेब्यू फिल्म हासिल, जिसके हमें डायलॉग याद हैं। इरफान, सबसे पहले तो आप हमें हासिल का पूरा प्रोसेस बताएं। आप भी नए थे उस टाइम, सिनेमा के लिए सीरियल कर रहे थे, थिएटर करके गए थे, कैसे रोल आपको नरेट किया गया, कितना इम्प्रोवाइजेशन हुआ, आप जयपुर से हैं, वो पूरा इलाहाबादी बकैती है, वो पूरा प्रोसेस। पहली बात तो ये कि जब मैंने तिग्मांशु लिख रहा था स्क्रिप्ट, वो सुनाता रहता था मुझे, तो मेरा मन था कि मैं करूं लेकिन उस वक्त मैं टेलीविज़न कर रहा था। तो अब दोस्त से आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार आप मुझे कास्ट कर ले, तो फिर दोस्ती मतलब इस्तेमाल होने लगती है। लेकिन एक पॉइंट पे वो जब ढूंढ रहा था तो मैंने कहा कि मैं करूँ क्या। तो उसने कहा अरे यार तुम सारा टीवी का एक्टर कहाँ करोगे। तो लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे हालात बनते हैं और कैसे फिर उसने मुझको बताया, बोला कि तुम करो ये रोल। और मेरे लिए इलाहाबादी बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जब हमने सबसे पहला सीन मुंबई में किया था और फिल्म सिटी में किया था, और मुझे लगा कि यार मेरी लैंग्वेज में वो फ्लेवर है नहीं, मुझे वो उसका मज़ा जो है आ नहीं रहा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा यार इलाहाबाद चलते हैं, इलाहाबाद में करेंगे तो मुझे तू 10 दिन पहले ले चलवा। और यही हुआ कि मैं 5-7 दिन पहले गया था और फिर मैं लोगों से मिलना शुरू किया, फिर वो इलाहाबादी रंग थोड़ा समझ में आने लगा। तो फिर उसके बाद जो है मुझे उस लैंग्वेज का जो है सुरूर आने लगा। उसके बाद आपको बार बार लोग क्या मिले ऐसे, जैसे हम आपसे अभी लिफ्ट में भी बात कर रहे थे कि हासिल एक कल्ट है, बॉक्स ऑफिस का पैमाना किनारे छोड़ दें, लोग हम याद करते हैं, बार बार उसका जिक्र करते हैं डेली की बातचीत में। मैं बाई बर्थ ब्राह्मण, तो कहते हैं पंडित तुमसे वो गोली वोली ना चलेगी, या पिछड़ों का झंडा। इनफैक्ट हम लोग कल ही ये डिस्कस कर रहे थे, गजेंद्र हमारे साथी, कि कैसे उसमें एक बहुत सटल पॉलिटिकल टोन है कि पिछड़ों का झंडा, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, पिछड़ों की पॉलिटिक्स हो रही। आप लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें थी जब चल रहा था, या बाद में आपको फीडबैक मिला? हमें ये पता था कि ये है स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे फिल्म, लेकिन ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक ही महदूद नहीं है। ये एक्चुअली पूरे देश को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। कि ये हम बता तो रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, बट ये एक्चुअली बता रही है देश की पॉलिटिक्स। वो पता था, वो तिग्मांशु को भी पता था, कॉन्शियसली क्रिएट किया था। और हासिल एक फिल्म बन गई है जिससे कि पूरी की पूरी जनरेशन एक इंस्पायर हुई है, और वो अब जो है कमाल कर रही है इंडस्ट्री में आके। बहुत से लोग हैं उसमें उसमें अपने तनु मनु के राइटर भी हैं, वो भी जो है हिमांशु, वो लोग, उन लोगों ने जब वो सिनेमा देखा उन्हें लगा कि अरे यार ये सुर हो सकता है सिनेमा का। जैसे हमने कुछ देखा सिनेमा जब हमारी आँख खुली थी कि अरे ऐसा भी हो सकता है सिनेमा में, चाहे नसीर साहब की फिल्में हों या दिलीप कुमार साहब की कुछ फिल्में हों। तो वही आँख खुलने की बात है कि, और आपको डायरेक्शन मिल जाता है किसी तरफ। क्योंकि जब हम बाकी हीरोओं की फिल्म देखते थे तो हमें लगता था कि स्टाइल जो है वही है सिनेमा, लेकिन जब इन लोगों की फिल्में देखी, दिलीप साहब की फिल्म देखी या नसीर साहब की फिल्म देखी, तो एक दिशा मिली कि किस तरफ, मतलब ये जो है लाइफ को रिफ्लेक्ट कर सकता है सिनेमा। तो वो जब पॉसिबिलिटी दिखी तो आपको डायरेक्शन दिखा कि किस तरफ जाना है। आप दिलीप साहब और नसीर साहब की फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इरफान एक स्कूल है एक्टिंग का, और जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया कि वो इंग्लिश पिक्चर भी कर लेते हैं, डायनासोर भी दौड़वा देते हैं, और उनको हमेशा उस तरह के रोल नहीं मिलते हैं जैसे परंपरागत रूप से ओमपुरी साहब या दूसरे लोगों को मिलते रहे, कि कोई राजा दिखाना है तो इंडिया के एक्टर्स को ले आओ, या कोई पाकिस्तान का डिक्टेटर दिखाना तो वो दे आओ। सिनेमा का कोई स्टूडेंट अगर इरफान से ये जानना चाहे कि वो कौन सी फिल्में हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जिससे आप कुछ पेचीदगी, कुछ बारीकियां सीख सको, तो आप कौन सी ऐसी 2-4 फिल्में रिकमेंड करेंगे, हिंदी की या दूसरी भाषाओं की? मैं चाहूँगा कुछ डायरेक्टर्स को देखने के लिए। मैं जो मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं वो कीस्लोस्की हैं, जिन्होंने, जब उनकी फिल्म मैंने देखी थी तो मैं 3-4 दिन तक जो है वो नशा मैं भूल नहीं पाया। और वो
अजीब किस्म का एक नशा तारी हुआ था। स्टैनली क्यूब्रिक मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। स्टैनली क्यूब्रिक की स्टोरी टेलिंग जितनी लेयर्ड है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई डायरेक्टर ऐसा पैदा हुआ है जो इतनी लेयर्ड स्टोरीज उसने सुनाई हैं। गोदार हैं, ट्रूफो हैं, फेलिनी हैं, ये डायरेक्टर्स जो हैं उसी उसी दिशा के अमेरिका के डायरेक्टर्स का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। ये डायरेक्टर्स मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है देखना। अगर कोई फिल्म एज अ क्राफ्ट, एज एन आर्ट उसमें इंटरेस्टेड है तो ये सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए उसे। एक और फिल्म जो पर्सनली हमारे न्यूज़ रूम की बहुत फेवरेट है, और मैं बुंदेलखंड से आता हूं तो इसलिए मुझे वो भी याद है, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर को लेके हमने बहुत से ऑफ द रिकॉर्ड किस्से सुने हैं कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी, तिशु बहुत परेशान था। इरफान के लिए भी कहा जाता है कि इरफान कई बार रातों में फ़ोन करता है, यार ये फिल्म रिलीज़ करवाओ, ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। और तिग्मांशु ने बाद में डिस्कस भी किया था कि जब वो बैंडिट क्वीन के कास्टिंग डायरेक्टर थे तब ये कहानी उन्हें पता चली, और ये एक भीतर गांठ मान ली थी कि कभी मौका मिला तो इस किरदार पर फिल्म बनाऊंगा। हम लोग फिल्में देखते हैं जब रिलीज़ होती हैं, मार्केटिंग होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जटिल प्रोसेस होता है कि फिल्म बन रही है और आपको एक संशय भी है कि रिलीज़ होगी नहीं होगी, किन हालातों में होगी, कितने दिनों बाद होगी, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। पान सिंह तोमर के वो जो दिन थे जब वो बच्चा गर्भ में था और डिलीवरी नहीं हो रही थी, उन तकलीफ़ों को क्योंकि हमें लगता है कि यार एक्टर्स को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको मेहनताना मिल गया, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती वक्त, आप धूप में तपे हैं, आपने कैनवस के शूज़ पहन के दौड़ लगाई है, भजत जा रहे कक्का माओ बदला पूरो निभाओ। पान सिंह तोमर की तकलीफ बताइए। पान सिंह तोमर जो है, जैसी उनकी ज़िंदगी थी पान सिंह तोमर की, वैसा ही फिल्म ने एक तरह से बिहेव किया हमारे साथ। वो एक मिस्टीरियस चीज़ है, क्योंकि जब हमने रिसर्च करने की कोशिश की तो गूगल पे उनका नाम तक नहीं था। जो आदमी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, नेशनल चैम्पियन रहा है 2 बार, उसका नाम तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक आदमी जिसने ख्याति पाई थी उसका नाम तक गायब हो गया। वैसा ही फिल्म के साथ हुआ कि फिल्म हम करने गए, फिल्म ने अपने हिसाब से हमको टेस्ट किया, उसके बाद खो गई। वो जो है वो जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अपने तालों में उसको बंद कर दिया। वो आ नहीं रही थी, उठाने को तैयार नहीं थी। और वो फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई उसमें कोई पब्लिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। 1 हफ्ते की कुछ पब्लिसिटी थी, लोगों को पता भी नहीं था। फिर वो अपने बूते पे खड़ी हुई। वो बिल्कुल पान सिंह की मतलब कहानी की जैसा है कि कैसे वो जो है ज़ीरो से उठ के नेशनल चैम्पियन बनता है, और फिर वो एक बात अपनी डिग्निटी खोजने के लिए डाकू बन जाता है। तो इस फिल्म के साथ भी वही हुआ। और इस फिल्म ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि कहीं ना कहीं आपको इख्तियार होना चाहिए कि आप अपनी फिल्म रिलीज़ कर सको। इसीलिए मैं जो है कई बार कुछ फिल्मों में प्रोड्यूस करता हूँ, को प्रोड्यूस बन जाता हूँ, ताकि मेरा राइट रहे कि मैं उसको रिलीज़ करवा सकूँ। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी अलीगढ़, तो अलीगढ़ में समलैंगिक संबंध और रियल स्टोरी थी। आपने एक फिल्म की थी मिड 90s में अधूरा, जिसमें नागपाल साहब थे, वो डायरेक्टर भी थे। वो हम लोग पिछले दिनों आर्काइव खंगाल रहे थे पुरानी मैगजीन्स का, तो हमें उसका जिक्र मिला, वो स्निपेट्स होते हैं जो आखिरी में। उस फिल्म के बारे में बताइए, क्योंकि अब तो फिर भी LGBTQ के बारे में बात की जा सकती है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रैली निकाली जा सकती है, टीवी पर डिबेट की जा सकती है, पर मिड 90s में तो बहुत ही अकल्पनीय और असंभव सी चीज़ रही होगी कि आप समलैंगिकों के बारे में बात करें या एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में उसे दिखाएं। और आपको शायद ये डर भी रहा हो, या एक बार तो आया ही होगा कि यार करियर शुरू हो रहा है और अभी इस तरीके का रोल कर रहे हैं, तो आगे ये चिप्पी ना चिपकी रह जाए। अब नहीं, डर मुझे किसी तरह का नहीं था, क्योंकि मेरे जहन में मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अपने करियर को किस तरह से शेप करूं। मैं सिर्फ कहानियां ढूंढ रहा था, और वो कैसे शेप होगा मैंने ये ऊपर वाले पे छोड़ दिया। और मेरा कोई इस तरह का प्लानिंग नहीं था। मेरे लिए एक रोल था, और वो उनका पैशनेट प्रोजेक्ट था। जो हमारे साथ प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी थे इसमें, नागपाल। रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि वो उस वक्त एक ऐसा दौर आया था जब फिल्में कोई टेलीफिल्म बना रहे थे और उसका जो वो बिक रही थी। उनको लगा कि ये जो है बहुत पैसों में बिक सकती है और उनको कुछ ऑफर वगैरह मिले, लेकिन उन्होंने वो मौका चूक गए और फिर वो जो है नहीं रिलीज़ हो पाई। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा उसमें कोई मैं इंटिमिडेट नहीं हुआ, ना मुझे ऐसा लगा कि इस पर नहीं करना चाहिए। मेरे लिए वो रोल था एंड मुझे मज़ा आया उसको करने में, एक्सप्लोर करने में। एक चीज़ जो हमें बार बार बहुत ही यकीन से भी बढ़ती, कि हमें लगता है यार अपने यहाँ का डायरेक्टर है, हिंदी भाषी पट्टी से गया, जयपुर से NSD, अपने यहाँ का एक्टर है, जयपुर का रहने वाला है, NSD से पढ़ के गया है, और इसको
हॉलीवुड में बहुत अच्छे रोल ऑफर हो रहे हैं, आपने कहा कि मैं बहुत प्लान करके चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे और हम लोग भी कि क्या प्रोसेस क्या होता है। वी आर नॉट फैमिलियर विद द प्रोसेस कि आपको कोई स्क्रिप्ट पिच करता है या प्रोडक्शन हाउस पिच करता है, आप डिसाइड किस बेस पे करते हैं यार मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, शेड्यूल कैसे होता है। और दूसरी चीज़, हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस, क्योंकि दोनों ही सिनेमा के व्याकरण में बहुत फर्क है। वो फिल्म का व्याकरण का यही फ़र्क है कि वो लोग जो है ग्लोबल ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनका नैरेटिव डिफरेंट होता है। वो इस तरह से फिल्म बनाते हैं कि हर जगह का ऑडियंस एंगेज हो सके। वो उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है और वो कई सालों से कर रहे हैं। और जहाँ तक डिसाइड करने का सवाल है तो आप जैसे यहाँ की फिल्म डिसाइड करते हैं वैसे वहाँ की करते हैं। आप पढ़ते हैं और आपको कुछ स्ट्राइक करता है और आप करते हैं। अब मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे ऐसे डायरेक्टर्स की ऑफर्स आए हैं, चाहे वो एंगली हो, चाहे वो बाकी जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, रॉन हावर्ड के साथ जैसा भी मैंने काम किया, तो ये सब मैं इसको किस्मत का हिस्सा मानता हूँ। आई एम जस्ट मे बी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा खंगाला नहीं है, ना ही इसको एनालाइज़ करने की कोशिश की है और मैं एनालाइज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने रोल को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं करता हूँ। मैं जब ड्रामा स्कूल में था तब मैं बहुत एनालिसिस करता था कि इसको कैसे समझूं। अब मुझे लगता है कि क्योंकि ज़िंदगी कहानी जो आप सुनाते हैं और जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आप लाइफ के बारे में बता रहे हो, लाइफ मिस्टीरियस होती है, तो उसका मिस्टीरियस एस्पेक्ट जो है वो मिस्टीरी से ही डील हो सकता है। वो तो वहाँ आता है आपका इंट्यूशन कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, तो आप उसके हिसाब से ही अप्रोच करते हैं कैरेक्टर को भी, उसी हिसाब से अप्रोच करते हैं आप फिल्म को भी। कभी कुछ फिल्में होती हैं आपको पता नहीं था कि जुरासिक वर्ल्ड जो है इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, आपको नहीं पता था कि लाइफ ऑफ पाई जो है इतनी रिस्की फिल्म है, इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। ये आपके हाथ में नहीं होता है। आप सिर्फ अपने यकीन से, इंस्टिंक्ट से जाते हैं और फिर जो भी होना होता है होता है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप हमारे जैसे इस देश के करोड़ों नौजवानों के, अगर मैं भी अपने आप को उनमें गिन लूँ तो हमारे लिए आप आइकन हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अक्सर ये तोहमत मढ़ते रहते हैं कि यार ये फिल्म स्टार हैं, ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक और चड्डी बनियान बेचते हैं, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, बहस करनी चाहिए, इस पे ये बचते हैं। इन्हें ये डर लगा रहता होगा कि मुंबई के, दिल्ली के कहीं मौलाना, कहीं नेता, वो अपने अपने ढंग से फतवे जारी कर देते हैं और पुतले जलने लगते हैं। मैं एक 20-22 साल का इंसान हूँ, हो सकता है मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, हो सकता है मतलब, मुझे आप क्या कहना चाहेंगे, मैं क्या करूँ ऐसे वक्त में जब आपकी आइडेंटिटी, चाहे आप सवर्ण हो, दलित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उस पर बार बार आपके वक्त की पॉलिटिक्स जोर दे रही है। मैं किन चीज़ों से बचूं और कैसे आगे बढ़ूं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए। मुझे लगता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब बेसिक चीज़ें दूसरे लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आप खुद तलाशें, खुद ढूंढें, खुद समझें अपने एक्सपीरियंस से। आप तभी ज़िंदा होते हैं। जब आप किसी की सिर्फ सुनी हुई बात पे उसको आदतन अपने ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो उससे आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके। तो आप, और आइकन हो चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको उसको अंधेपन से नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कुछ ही चीज़ों में इंस्पायर कर रहा है कोई आदमी तो ज़रूर मानना चाहिए, लेकिन वो इंस्पायर करने के बाद आपको खुद को उठना पड़ेगा। आप उस पर नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि आप वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद आपको लगता है अब ये हमारी ज़िंदगी सुधार देंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है कि आप एंगेज रहें। आपने किसी को ये तो समझा कि हाँ ये जो है हम वोट देंगे तो ये आ जाएंगे पावर में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लगातार एंगेज रहना पड़ेगा। आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। सही सवाल आप तभी पूछेंगे जब आपको सही नॉलेज है। तो ये एक जो प्रवृत्ति होती है कि चलो यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप कर दो, अब हम किसी राजा को ढूंढ लें जो हमारी ज़िंदगी ठीक कर दे, या ना कोई किसी लीडर को ढूंढ लें जो हमें हमारा जो है टेकन केयर कर ले, या किसी पीर को ढूंढ लूँ जो मुझे जो है ऊपर वाले तक पहुँचा दे। वो जो डायरेक्ट आपका नॉलेज है आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ दूसरी की दी हुई चीज़ से नहीं होता है। आप ज़िंदा तभी होते हैं जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद जानते हैं, और एंड दैट इज़ व्हाट इवोल्यूशन इज।
ये हैं इरफान, जिन्होंने आंखों में आंखें डाल के पूरे यकीन के साथ ये बात कही कि कोई पीर, कोई मौलवी, कोई नेता तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगा। जैसा कि लोहिया जी कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। जागे रहिए, अपने फैसले खुद करिए। शुक्रिया।